Welcome to this video lecture. Today I am going to start chapter 4 Artificial Intelligence AI. Now let's start. What is an AI? AI is one of the fascinating and universal field of computer science which has great scope in future. AI एक ऐसा यूनिवर्सल फील्ड है कंप्यूटर साइंस का जिसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में. AI holds a tendency to cause a machine to work as a human. एआई की वजह से ही मशीन ह्यूमन की तरह वर्क कर पा रही है. जैसे आप सुनते हैं कि रोबोट हो गया, आपका चैट जीपीटी आप देखते हैं कि आज के टाइम में एक एआई चैट बॉट है एक तरीके से. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आर्टिफिशियल दूसरा इंटेलिजेंस. वेयर आर्टिफिशियल डिफाइन मैन मेड एंड इंटेलिजेंस डिफाइन थिंकिंग पावर. हेंस एआई मीन्स अ मैन मेड थिंकिंग पावर. एआई का मतलब होता है कि जो ह्यूमंस की तरह सोच सके, एक मैन मेड थिंकिंग पावर जिसके अंदर हो. डेफिनेशन: इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ये एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है बाय विच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन विच कैन बिहेव लाइक ह्यूमन. हम उसके हेल्प से, एआई के हेल्प से एक मशीन बना सकते हैं जो कि बिहेव करता है ह्यूमन की तरह, थिंक लाइक अ ह्यूमन, सोच सकता है ह्यूमन की तरह, एंड एबल टू मेक डिसीजन, और उसकी बेसिस पे डिसीजन लेता है. दिस इज एन एआई. गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. गोल क्या है एआई का? फॉलोइंग आर द मेन गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब ह्यूमन की तरह सोचने वाला एक मशीन बना सके. सॉल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क, ऐसा नॉलेज इंटेंसिव टास्क को सॉल्व कर सके वो प्रॉब्लम्स को. एन इंटेलिजेंट कनेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन, मतलब कि क्या उसे इनपुट मिल रहा है और क्या आउटपुट एक्शन उसे परफॉर्म करना है, ये उसका गोल है. क्रिएटिंग सम सिस्टम विच कैन एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, लर्न न्यू थिंग बाय इटसेल्फ, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन एंड कैन एडवाइस टू इट्स यूजर. मीन्स वो एक ऐसा बिहेवियर डेवलप करे जो खुद से लर्न कर सके और बता सके, एक्सप्लेन कर सके कि और एडवाइस कर सके किसी भी टॉपिक पर, किसी भी प्रॉब्लम पर जो भी यूजर पूछे. आप एक बार चैट जीपीटी यूज करके देखिएगा, आप जो कहेंगे उस बेसिस पे वो कई सारे सॉल्यूशंस देगा. तो वो एक एग्जांपल है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. एडवांटेज ऑफ एआई. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज ऑफ एआई like high accuracy with less error. AI machine or system are prone to less error and high accuracy as it takes decision as per pre-experience or information. मतलब उनको कुछ अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया जाता है, मतलब उनको सिखाया जाता है पहले, और उसी बेसिस पे, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अपने रिजल्ट्स को देते हैं, और वो हाईली एक्यूरेट होते हैं और लेस एरर होते हैं, उसमें एरर कम होती है. स्पीड. एआई सिस्टम कैन बी वेरी हाई स्पीड एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग. बिकॉज ऑफ दैट एआई सिस्टम कैन बीट अ चेस चैंपियन इन द चेस गेम. एआई सिस्टम जो डिसीजन लेता है वो बहुत फास्ट लेता है, और इसका एक एग्जांपल है कि उसने एआई सिस्टम में चेस चैंपियन को बीट कर दिया था चेस गेम में. हाई रिलायबिलिटी. एआई मशीन आर हाईली रिलायबल एंड कैन परफॉर्म द सेम एक्शन मल्टीपल टाइम्स विथ हाई एक्यूरेसी. और एआई मशीन हाईली रिलायबल होता है, मीन्स सेम टास्क को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके परफॉर्म कर सकता है. अगर कोई ह्यूमन होगा उसमें रिपीट करने को कहेंगे, कुछ ना कुछ गलतियां आ ही जाएंगी, बट ये हाईली एक्यूरेसी के साथ उस काम को कर देता है. Useful for risk areas. AI machine can be helpful in situations such as diffusing a bomb, exploring the ocean floor, where to employ a human can be risky. AI मशीन क्या कर सकता है? बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सकता है, उसको ऐसा ट्रेन किया गया रहता है. अगर हम किसी इंसान को भेजेंगे तो वो वहाँ पर रिस्की हो सकता है, बट एआई मशीन है, फिर से बन जाएगी और वो डिफ्यूज़ भी कर सकता है. डिजिटल असिस्टेंट. एआई कैन बी वेरी यूजफुल फॉर टू प्रोवाइड डिजिटल असिस्टेंट टू द यूजर, सच एज एआई टेक्नोलॉजी इज करंटली यूज्ड बाय वेरियस ई-कॉमर्स वेबसाइट टू शो द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट. तो एआई का यूज़ ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर हो रहा है कि आपने कुछ सर्च किया और वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज कर उस यूज़र को वो प्रोडक्ट शो करने लगता है ऑटोमेटिक. यूजफुल एज अ पब्लिक यूटिलिटी. एआई कैन बी वेरी यूजफुल फॉर पब्लिक यूटिलिटीज सच एज सेल्फ ड्राइविंग कार. एआई का यूज़ सेल्फ ड्राइविंग कार में हो रहा है, विच कैन मेक आवर जर्नी सेफर एंड हैसल फ्री. फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फॉर सिक्योरिटी पर्पस. आप फेस लॉक देख सकते हैं. जो भी सिस्टम बन रहे हैं उसमें एआई का यूज़ हो रहा है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू कम्युनिकेट विद द ह्यूमन इन ह्यूमन लैंग्वेज, और एनएलपी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. जैसे आप गूगल असिस्टेंट देख सकते हैं, उन सब में एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया है. किसी का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज ही होगा.
Now, disadvantage of AI. Every technology has some disadvantage, and same goes for artificial intelligence. Being so advantageous technology, still it has some disadvantage which we need to keep in our mind while creating an AI system. ना एडवांटेज होने के साथ भी इसमें कुछ सम डिसएडवांटेज भी हैं, और कभी भी AI सिस्टम बनाते वक्त आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. हाई कॉस्ट. द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ AI इज़ वेरी कॉस्टली एज इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस टू मीट द करंट वर्ल्ड रिक्वायरमेंट. तो सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड होते हैं, हार्डवेयर जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं और उनको हमें मेंटेन भी करते रहना होगा करंट वर्ल्ड रिक्वायरमेंट के साथ, जो अभी रिक्वायरमेंट चल रही है वर्ल्ड में. कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. इवन वी आर मेकिंग स्मार्टर मशीन विथ AI. हम कितना भी स्मार्ट मशीन बना ले AI के हेल्प से, बट स्टिल दे कांट वर्क आउट ऑफ द बॉक्स. वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकता, एज द रोबोट विल ओनली डू दैट वर्क विच फॉर विच दे आर ट्रेन्ड एंड प्रोग्राम. मैंने जैसे आपको बताया, जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दिया गया है, जिसके लिए उनमें प्रोग्राम लिखे गए हैं, वही काम वो अच्छे से कर पाएंगे. अगर हम उससे ज़्यादा कोई हार्ड वर्क, मतलब वो जो जानते नहीं है उसको दे देंगे, तो उसमें एरर आएंगे ही आएंगे. मतलब उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते. नो फीलिंग एंड इमोशन. AI मशीन कैन बी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बट स्टिल डज नॉट हैव द फीलिंग, सो इट कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट विथ ह्यूमन. ये कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रख सकते ह्यूमंस के साथ, एंड मे सम टाइम बी हार्मफुल फॉर यूजर इफ द प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन. अगर प्रॉपर तरीके से इसका केयर नहीं किया गया तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए. जैसे कि आप मूवी देख सकते हैं रोबोट 2.0. इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स. With the increment of technology, people are getting more dependent on devices and hence they are losing their mental capabilities. With the passage of time, मतलब टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, जो ह्यूमंस हैं वो मशीन्स पर ही डिपेंड होते जा रहे हैं और उनकी मेंटल कैपेबिलिटी कम होती जा रही है. आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि हम कैसे मशीन्स का यूज़ करते जा रहे हैं और इसका डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है. नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी. एज ए ह्यूमन आर सो क्रिएटिव एंड कैन इमेजिन सम न्यू आइडियाज, बट स्टिल AI मशीन कांट बीट दिस पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. मतलब AI इस पावर को नहीं बीट कर पा रही है. एंड कैन नॉट बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव. वो इतना क्रिएटिव और इमेजिनेटिव नहीं हो सकता. उसे हम जितना ट्रेन करेंगे, जितना बताएंगे उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं सोच सक पा रहा है. हाँ, वो ह्यूमंस की हेल्प तो कर रहा है बट इतना नहीं कर पा रहा है जितना ह्यूमन खुद से कर पाता है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ AI. Artificial intelligence has some application in today's society. It is becoming essential for today time because it can solve complex problem with an efficient way in multiple industries such as healthcare, entertainment, finance, education, etc. इन डिफरेंट फील्ड्स में AI बहुत हेल्प कर रहा है. AI हमारी डेली लाइफ का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते जा रहा है. AI इज़ मेकिंग आवर डेली लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड फास्टर. ये हमको हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और फास्टर भी बना रहा है. Following are some sectors which have the application of artificial intelligence like astronomy, healthcare, data security, travel and transport, automobile industry, robotics, e-commerce, education. इन सारे सेक्टर्स में AI का यूज़ हो रहा है. नाउ फीचर्स ऑफ AI. एलिमिनेट डल एंड बोरिंग टास्क. सपोज आपको कोई काम बार बार करने को कहा जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे, बट AI उसको जितनी बार बोलोगे आप उतनी बार वो काम करते ही जाएगा. डेटा इंजेशन. डेटा इंजेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और सेव करना. ये भी काम AI की हेल्प से बहुत ज़्यादा फास्टर हो जा रहा है. इमिटेट्स ह्यूमन कॉग्निशन. मतलब ह्यूमन की तरह सोच सके, काम कर सके. ये फीचर्स है AI का. फ्यूचरिस्टिक. मतलब चीज़ों को समझ सक रहा है और प्रेडिक्ट कर लेता है कि क्या हो सकता है. एकदम फुल्ली एक्यूरेट नहीं मेजर करके बता सकता, बट क्या हो सकता है ये प्रेडिक्शन हो सकता है. प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर. मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रेडिक्ट करता है, फिर बता सकता है कि कहाँ फ्लड आएगा, कहाँ अर्थक्वेक आएगा. नॉट 100% बट सम अमाउंट ऑफ परसेंट. फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड चैटबॉट. चैटबॉट तो आप डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे. कोई भी शॉपिंग कार्ट यूज़ करिए, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, वहाँ पर चैटबॉट होते हैं. Types of artificial intelligence. There are mainly two types of main categories which are based on capability and based on functionality of AI. AI की दो मेन कैटेगरीज हैं लाइक बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी. दे आर थ्री टाइप्स ऑफ AI. वीक AI और नैरो AI. जनरल AI. थर्ड वन इज सुपर AI. दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ AI इन बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज. बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी. अब ये फंक्शनैलिटी की बेसिस पे चार टाइप की AI होते हैं लाइक रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस. Based on capabilities. First one is narrow or weak AI. Narrow AI is a type of AI which is able to perform dedicated task with intelligence. ये एक कोई dedicated task होगा, उसको अच्छे से perform करेगा. The most common and currently available AI is narrow AI in the world of artificial intelligence. ये बहुत ही common है और हर जगह available AI है. इसको हम नैरो AI कहते हैं. नैरो AI can't perform beyond its field or limitation. ये उससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता जितना इसे बताया जाएगा. एज इट ओनली ट्रेन फॉर वन स्पेसिफिक टास्क. ये कोई एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है. हैंस इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज वीक AI. इसको वीक AI भी कहा जाता है. नैरो AI कैन फेल इन अनप्रडिक्टेबल वेज
इफ़ इट गोज़ बियॉन्ड इट्स लिमिट। अगर आप इससे उसकी लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे, करवाएँगे काम, तो ये फ़ेल हो सकता है, ये काम ना करे। सम एग्ज़ाम्पल ऑफ नैरो एआई आर प्लेइंग चेस, परचेज़िंग सजेशन। वो चेस खेलने के लिए वो एआई मशीन बनाई गई है, तो वो चेस ही खेल पाएगा। कोई परचेज़िंग सजेशन दिखाना है ऑन ई-कॉमर्स साइट पे, तो वो वही काम कर पाएगा, बाकी अदर काम नहीं कर पाएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन। Next one is general AI. General AI is a type of intelligence which would perform any intellectual task with efficiency like human. ये कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा विद द इफिशियंसी लाइक ह्यूमन, जैसी ह्यूमन की इफिशियंसी है उसी के साथ। द आइडिया बिहाइंड द जनरल एआई टू मेक सच अ सिस्टम विच कुड बी स्मार्टर एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन बाई इट्स ओन करेंटली। मतलब इस जनरल एआई का पर्पस क्या थी, वो ह्यूमन की तरह सोच सके, उसकी तरह स्मार्टली वर्क कर सके। देयर इज नो सच सिस्टम एग्जिस्ट विच वो कुड कम अंडर जनरल एआई एंड कैन परफॉर्म एनी टास्क एज परफेक्ट एज ह्यूमन। अभी तक तो ऐसा कोई एआई आया नहीं है जनरल एआई के अंदर कि जो ह्यूमन की तरह ऐसा परफेक्ट काम से कर सके जो भी रिक्वायरमेंट है। वर्ल्ड वाइड रिसर्च आर नाउ फोकस्ड ऑन डेवलपिंग मशीन विद जनरल एआई। अभी वर्ल्ड है पूरा रिसर्च कर रहा है, फोकस कर रहा है, जनरल एआई बनाने की कोशिश कर रहा है। एज सिस्टम विद जनरल एआई आर स्टिल अंडर रिसर्च। मैंने अभी बताया कि रिसर्च चल रही है इस पर, एंड इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड टाइम टू डेवलप सच सिस्टम। ऐसा सिस्टम बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा कि जो ह्यूमन की तरह एकदम परफेक्टली कोई काम कर सके। नाउ सुपर एआई, सुपर एआई इज अ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ सिस्टम एट विच मशीन कुड सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब सुपर एआई ऐसा एआई हो सकता है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ दे, एंड कैन परफॉर्म एनी टास्क बेटर देन ह्यूमन विद कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज। मतलब कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज मीन्स ह्यूमन की तरह सोचने की क्षमता, ह्यूमन की तरह कोई टास्क को परफॉर्म करने की क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छी हो सकती है, ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इट इज़ एन आउटकम ऑफ जनरल एआई। ये एक आउटकम हो सकता है जनरल एआई का, उससे भी ज़्यादा अच्छा। सम की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई इंक्लूड सुपर एआई, और वी कैन से स्ट्रॉन्ग एआई इंक्लूड कैपेबिलिटीज, इंक्लूड द एबिलिटी टू थिंक, to reason, to solve the puzzle, make judgment, plan, learn, communicate by its own। मतलब वो कोई भी पजल को सॉल्व कर सके, जजमेंट को कोई डिसीजन ले सके, और कम्युनिकेट कर सके। सुपर एआई इज स्टिल अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेवलपमेंट ऑफ सच सिस्टम इज रियल इज स्टिल वर्ल्ड चेंजिंग टास्क। सो दिस इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, वी कैन से काल्पनिक इमेजिनरी एआई वी कैन से। Next is based on the functionality. Reactive machine, first one. Purely reactive machine are the most basic type of intelligence. और जो ये reactive machine होता है ये basic type of AI है. Such AI system do not store memories, past experience for future actions. ये कोई भी memories और past experience को store नहीं करता future action, कोई भी action perform करने के लिए। ये इसकी functionality के basis पे है। These machine only focus on current scenario and react on as per possible best action। इसको आप अगर कुछ 10 ऑप्शन देंगे तो उस 10 ऑप्शंस में क्या बेस्ट है करंट के लिए वो उसको बता देगा। अगर आप सोचेंगे कि पास्ट में ये चीज़ें बहुत अच्छी परफॉर्म की थी उसके बेसिस पे बताए तो ऐसा नहीं होगा, ये करंट में जो अच्छा होगा वही बता देगा। IBM डीप ब्लू सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव मशीन। गूगल्स अल्फागो इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव मशीन। IBM का डीप ब्लू सिस्टम जो है वो रिएक्टिव मशीन का एग्जाम्पल है, वो करंट के बेसिस पे बता देता है कि क्या सही है। अल्फागो गूगल का ये भी एक एग्जाम्पल है। Second one is limited memory. Limited memory machine can store past experience or some data for a short period of time। ये पास्ट एक्सपीरियंस और डेटा को स्टोर तो करता है। सपोज आपको इसने बताया कि ये रास्ता छोटा है ये बड़ा है, तो अब वो उस चीज़ को स्टोर कर लेगा कुछ टाइम के लिए। दिस मशीन कैन यूज स्टोर डेटा फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली, कुछ टाइम के लिए। सेल्फ ड्राइविंग आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड मेमोरी सिस्टम। दिस कार कैन स्टोर रिसेंट स्पीड ऑफ नियर बाई कार्स एंड डिस्टेंस ऑफ अदर कार्स, स्पीड लिमिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू नेविगेट द रोड। सेल्फ ड्राइविंग कार एक एग्जांपल है लिमिटेड मेमोरी का। वो आसपास की कार की स्पीड को कैच करके रखेगा, डिस्टेंस को रखेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि रोड पे चलने के लिए उसको चाहिए होगी। तो इस तरीके से लिमिटेड मेमोरी एआई होती है। थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशन, पीपल बिलीव एंड बी एबल टू इंटरेक्ट सोशली लाइक ह्यूमन। और ह्यूमन की तरह वो बिहेव कर सके, बिलीव कर सके, इंटरेक्ट कर सके लोगों से। दिस टाइप ऑफ एआई मशीन आर स्टिल नॉट डेवलप्ड। ही एआई मशीन अभी भी नहीं डेवलप्ड है, बट रिसर्च आर मेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉर डेवलपिंग सच एआई मशीन्स। और बहुत सारे एफर्ट लगेंगे, इम्प्रूवमेंट लगेंगे ऐसे एआई बनाने के लिए। बट ये कैटेगरी है एआई की, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट है, बट है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एआई इज़ अ फ्यूचर ऑफ एआई।
ये एक ऐसा एआई हो सकता है फ्यूचर में जो कि खुद ही अवेयर हो सके हर चीज़ों के लिए। दिस मशीन विल बी सुपर इंटेलिजेंट एंड विल हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस, सेंटिमेंट इन सेल्फ अवेयरनेस। वी कैन से ह्यूमन, इसका खुद का कॉन्शियसनेस होगा, सेंटिमेंट होगा, अवेयरनेस होगी। दिस मशीन विल बी स्मार्टर देन ह्यूमन माइंड। मैंने आपको कहा अभी सरपास कर जाए ह्यूमन के चीज़ों को। सेल्फ अवेयरनेस एआई डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी स्टिल एंड इट इज़ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। Intelligent agent, next one is an intelligent agent is an autonomous entity which can act upon an environment using sensor and actuator for achieving goal। आप इंटेलिजेंट एजेंट से समझ सकते हैं कि एक ऐसा कोई एजेंट और ह्यूमन जो कि इन्वायरमेंट से चीज़ों को ग्रैप्स कर सके और उस बेसिस पे कोई टास्क को परफॉर्म कर सके। और वो ग्रैप्स कैसे करता है? सेंसर के बेसिस पे। और परफॉर्म कोई एक्शन कैसे लेता है? वो एक्चुएटर के बेसिस पे अपने गोल को। एन इंटेलिजेंट एजेंट में लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू अचीव दियर गोल। वो इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। थर्मोस्टैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। थर्मोस्टैट एक एग्जाम्पल है इंटेलिजेंट एजेंट का। फॉलोइंग आर द 4 रूल्स फॉर एन एआई एजेंट। एआई एजेंट के लिए 4 रूल बने हैं। एन एआई एजेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव द इन्वायरमेंट। एआई एजेंट इन्वायरमेंट से चीज़ों को ग्रैप्स कर सके। द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी यूज टू मेक डिसीजन। और जो ऑब्जर्वेशन है उस बेसिस पे वो कोई डिसीजन ले सके। एंड डिसीजन शुड बी रिजल्ट इन एन एक्शन। और जो डिसीजन ले उसको परफॉर्म कर सके एक्शन में। द एक्शन टेकन बाय इंटेलिजेंट एजेंट मस्ट बी रैशनल। और जो एक्शन ले वो रैशनल मीन्स करेक्ट हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी एक्शन ले ले। तो पहला तो वो इन्वायरमेंट से चीज़ों को ग्रैप्स कर सके। अगर ग्रैप्स कर ले रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है, तो डिसीजन ले सके। डिसीजन ले सक रहा है तो उसको एक्शन में परफॉर्म कर सके। अगर एक्शन भी जो ले रहा है वो रैशनल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी एक्शन ले ले। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं इंटेलिजेंट एजेंट की? अभी मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंट एजेंट को कुछ गोल दिया जाता है। उस गोल के लिए को अचीव करने के लिए वो इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखता है, फिर एक्शन परफॉर्म करता है। उसी तरीके से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। दे हैव सम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी दैट अलाउ देम टू परफॉर्म सर्टेन टास्क ऑन देयर ओन। अगर वो खुद से चीज़ों को सीख रहे हैं इन्वायरमेंट से, तो वो खुद से चीज़ों को परफॉर्म भी कर सकते हैं। दे हैव लर्निंग एबिलिटी दैट इनेबल देम टू लर्न इवन टास्क आर कैरीड आउट। उनके अंदर लर्निंग एबिलिटी होती है, उस वजह से वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। थर्ड वन इज दे कैन इंटरेक्ट विथ अदर एंटिटीज सच एज एजेंट, ह्यूमन एंड सिस्टम। इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो बाकी ह्यूमन से, सिस्टम से आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। न्यू रूल कैन बी एकोमोडेटेड बाय इंटेलिजेंट एजेंट इंक्रीमेंटली। अगर कोई नया रूल बनता है तो वो भी उसको वो एकोमोडेट कर लेते हैं, ग्रैप्स कर लेते हैं। दे एग्जिबिट गोल ओरिएंटेड हैबिट। और मैंने भी बताया कि वो किसी गोल को अगर दिया जाता है तो उसको अचीव कर सकते हैं। वो ऐसा बिहेवियर रखते हैं। इनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। दे आर नॉलेज बेस्ड और दे यूज़ नॉलेज रिगार्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एंटिटीज़। वो अपने नॉलेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। ये इंटेलिजेंट एजेंट का फिगर है। दे कैन परसीव from the environment through their sensor and with the help of actuator they perform the action। और जो भी इफेक्ट आता है वो आपको एज अ रिजल्ट मिल जाता है। तो वो जो भी ग्रैप्स करते हैं उस बेसिस पे वो एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। द इंटेलिजेंट एजेंट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चर, सेकंड one is agent function, third one is agent program। Now first one is architecture। This rule to machinery or device that consist of actuator and sensor। मैंने अभी आपको दिखाया फिगर में कि एक्चुएटर और सेंसर कंसिस्ट करके इसका आर्किटेक्चर बनाया गया है। द इंटेलिजेंट एजेंट एग्जीक्यूट ऑन दिस मशीनरी। ये इस मशीनरी पे वर्क करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड अ पर्सनल कंप्यूटर, अ कार और कैमरा। जो इसका सेंसर है, एक्चुएटर है, ये आप समझ सकते हैं कंप्यूटर में यूज़ है, कार में यूज़ है, कैमरा में यूज़ है। एजेंट फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन इन विच एक्शन मैप फॉर अ सर्टेन परसेप्ट सीक्वेंस। जो भी वो ग्रैप्स कर रहा है, परसेप्ट मतलब सीख रहा है, ग्रैप्स कर रहा है, उस बेसिस पे उसका एक्शन मैप्ड किया गया है। परसेप्ट सीक्वेंस रिफर्स टू अ हिस्ट्री ऑफ व्हाट इंटेलिजेंट एजेंट हैज़ परसीव्ड। मतलब जो क्या उसने परसीव किया, ग्रैप्स किया, उसी बेसिस पे उसका परसेप्ट सीक्वेंस मतलब एक्शन डिफाइन किया गया है। थर्ड वन इज एजेंट फंक्शन। दिस इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंट फंक्शन। मतलब पहले उसका आर्किटेक्चर क्या था, उसमें सेंसर था, एक्चुएटर था, फिर उस सेंसर और एक्चुएटर की बेसिस पे वो जो ग्रैप्स कर रहा था उस वो क्या परफॉर्म करेगा वो मैप्ड है। फिर उस चीज़ों का एक इम्प्लीमेंटेशन है एजेंट प्रोग्राम के थ्रू। द एजेंट फंक्शन इज अ प्रोड्यूस्ड थ्रू द एजेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन।
ऑन द फिजिकल आर्किटेक्चर, मतलब एजेंट फंक्शन जो है वो बनाया गया है किसकी हेल्प से, एजेंट प्रोग्राम की हेल्प से एक फिजिकल आर्किटेक्चर में. दीज आर द आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट. Category of intelligent agent. There are 5 main category of intelligent agent. The grouping of these agent is based on their capabilities and level of perceived intelligence. ये categories जो बनाई गई हैं 5, उनकी capabilities on जो क्या परसीव कर रहे हैं उस बेसिस पे. फर्स्ट वन इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. दिस एजेंट परफॉर्म एक्शन यूजिंग द करेंट परसेप्ट रेदर देन द परसेप्ट हिस्ट्री. वो क्या गेन कर रहे हैं उस बेसिस पे वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, हिस्ट्री के बेसिस पे नहीं. द कंडीशन एक्शन रूल इज अ यूज ऑन द बेसिस फॉर द एजेंट फंक्शन. कंडीशन एक्शन रूल एक तरीके का इफ एल्स कंडीशन होती है कि कब क्या परफॉर्म करना है. तो एजेंट फंक्शन इसी का यूज करता है कि कब क्या परफॉर्म करता है. मैंने अभी बताया था एजेंट फंक्शन में कि क्या परसीव किया है उस बेसिस पे वो एक्शन मैप्ड है, मतलब बताया जा चुका है उसको. अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट इज आइडियल फॉर द सक्सेस ऑफ द एजेंट फंक्शन. ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में अच्छा काम करेगा एजेंट फंक्शन. सेकेंड वन इज मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट. यूजिंग सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट कंसीडर द परसेप्ट हिस्ट्री ऑन दियर एक्शन. वो हिस्ट्री को भी स्टोर करके रखता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट. ये उसी से बन के आया है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से. द एजेंट फंक्शन कैन स्टिल वर्क वेल इवन इन एन इन्वायरमेंट दैट इज़ नॉट फुल्ली ऑब्जर्वेबल. मतलब कि वो इन्वायरमेंट से हर चीज़ें नहीं सीख पा रहा है, उसमें भी मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट अच्छा परफॉर्म करेगा. क्यों अच्छा परफॉर्म करेगा? क्योंकि ये अपने पास चीज़ों को स्टोर करके रख रहा है हिस्ट्री को. वो नहीं कर पा रहा था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी. अगर इन्वायरमेंट से उसको कोई इनपुट अच्छा नहीं मिल रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है, तो वो एक्शन भी नहीं कर परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि बस उसके पास कोई हिस्ट्री नहीं है. अगर आप एक बार कहीं किसी के घर गए हैं तो आपको रास्ता पता है तो अच्छे आसानी से जा सकते हैं, बट आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे जा पाएंगे? आपके पास कोई गूगल मैप भी नहीं है सपोज करिए. उसी तरीके से मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट के पास हिस्ट्री है, इसलिए वो परफॉर्म कर पा रहा है हर इन्वायरमेंट में. दिस एजेंट यूज एन इंटरनल मॉडल दैट डिटरमाइन द परसेप्ट हिस्ट्री एंड इफेक्ट एक्शन. दे रिफ्लेक्ट ऑन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट दैट हैव बीन अनऑब्जर्व्ड. ये जो एजेंट होते हैं एक इंटरनल मॉडल को यूज़ करते हैं जो कि डिटरमाइन करता है परसेंट हिस्ट्री को और इफेक्ट क्या होगा एक्शंस का, उस बेसिस पे ये चीज़ों को परफॉर्म करते हैं. दे रिफ्लेक्ट ऑन सर्टेन एस्पेक्ट ऑन द प्रेजेंट स्टेट दैट हैव बीन अनऑब्जर्व्ड. थर्ड वन इज गोल बेस्ड एजेंट. दीज एजेंट आर हैव हायर कैपेबिलिटीज देन मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट. ये जो एजेंट होते हैं इनके पास मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट से भी ज़्यादा पावर होती है, इन मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट से भी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है. गोल बेस्ड एजेंट यूजेस गोल इन्फॉर्मेशन टू डिस्क्राइब द डिजायरेबल कैपेबिलिटीज. ये गोल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं कोई भी काम को करने के लिए. दे अलाउ देम टू चूज अमंग वेरियस पॉसिबिलिटीज. इस वजह से वो हेल्प करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में से क्या परफेक्ट है चूज करना. These agents select the best action that enhance the attainment of the goal. मतलब आपके पास 10 चीज़ें हैं, उसमें से आपको क्या यूज़ करके आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं ये वो बता सकता है. गोल बेस्ड एजेंट मीन्स मॉडल बेस्ड से भी ज़्यादा अच्छा है, ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकता है. यूटिलिटी बेस्ड एजेंट. दिस एजेंट मेक चॉइस बेस्ड ऑन यूटिलिटी. ये यूटिलिटीज़ के बेसिस पे चॉइस करता है. They are more advanced than the goal based agent because an extra component of utility measurement. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड हो गया यूटिलिटी मेजरमेंट, इस वजह से ये गोल बेस एजेंट से भी ज़्यादा एडवांस है. यूजिंग अ यूटिलिटी फंक्शन अ स्टेट इज मैप्ड अगेंस्ट द सर्टेन मेजर ऑफ यूटिलिटी. एक स्टेट मैप कर दी गई है कुछ यूटिलिटीज के अगेंस्ट. अ रैशनल एजेंट सेलेक्ट द एक्शन दैट ऑप्टिमाइज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ द आउटकम. अब ये आउटकम क्या आएगा वो गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा था, बट ये आउटपुट ही क्या आ सकता है उसको मैप करके रखा है. इस बेसिस पे वो चीज़ों को चूज करके एक्शंस को परफॉर्म करता है. फर्स्ट वन करंट इन्वायरमेंट की बेसिस पे काम करता था. सेकंड हिस्ट्री की बेसिस पे काम करता था. थर्ड गोल की बेसिस पे, हमारा गोल क्या है. फोर्थ वन यूटिलिटी मतलब आउटकम ही क्या आएगा उसके बेसिस पे काम करता है. फिफ्थ वन लर्निंग एजेंट. दीज आर द एजेंट दैट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग फ्रॉम दियर प्रीवियस एक्सपीरियंस. ये अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीज़ों को सीखता है फिर चीज़ों को परफॉर्म करता है. ये हमारा लर्निंग एजेंट है. नो लर्निंग एजेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं. लर्निंग एजेंट हैव द फॉलोइंग एलिमेंट. द लर्निंग एलिमेंट. दिस एलिमेंट इनेबल लर्निंग एजेंट टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस. ये एलिमेंट एजेंट को हेल्प करता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न करने की. सेकेंड वन इज द क्रिटिक. प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ द एजेंट इज डूइंग. और ये क्रिटिक जो होता है वो हेल्प करता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो. और परफॉर्मेंस एलिमेंट. दिस एलिमेंट डिसाइड ऑन एक्सटर्नल एक्शन दैट नीड टू बी टेकन. और ये एक्शंस को बताता है कि क्या आपने एक्शंस लिया वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं.
The problem generator. This act as a feedback agent that performs certain tasks such as making decision and keeping history. और ये हेल्प करता है जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है उसको कैसे परफॉर्म कर सके, उससे कैसे डिसीजन ले सके, सजेशन देता है और हिस्ट्री को रखता है। तो ये 4 एलिमेंट है। पहला सीखने में मदद करता है, दूसरा फीडबैक देता है कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, तीसरा एक्सटर्नल एक्शंस बताता है कि क्या लेना चाहिए, चौथा प्रॉब्लम्स क्या थी उसको सॉल्यूशन सजेस्ट करता है और हिस्ट्री को ट्रैक करता है। नाउ हाउ इंटेलिजेंट एजेंट वर्क। अभी मैंने आपको बताया इंटेलिजेंट एजेंट कैसे वर्क करता है। इंटेलिजेंट एजेंट वर्क मेन कंपोनेंट्स लाइक सेंसर, एक्चुएटर एंड इफेक्टर। मैंने अभी फिगर दिखाया था। गेटिंग ऑन ओवरव्यू of these components can improve your understanding of how intelligent agent work. Sensor, these are the device that detect any changes in the environment. Sensor परसेप्ट करता है, मतलब ग्रैप्स करता है कि इन्वायरमेंट पे हो क्या रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज सेट टू द डिवाइस, ये इन्फॉर्मेशन डिवाइस को भेज दी जाती है। इन AI द इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम इज ऑब्जर्व बाय द इंटेलिजेंट एजेंट थ्रू सेंसर। AI में सेंसर की बेसिस पे चीज़ों को ग्रैप्स किया जाता है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसमें एक सेंसर लगा होता है जो AI को बताता है कि सामने से कार आ रही है, इस साइड से कार आ रही है। तो ये सेंसर ही चीज़ों को ग्रैप्स करके बताता है। अब एक्चुएटर जो है, दीज आर द कंपोनेंट थ्रू विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन। तो उस बेसिस पे जो AI है, मतलब वी कैन से एक्चुएटर, ये बताता है कि लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, रोक दो। दे परफॉर्म द रोल ऑफ कंट्रोलिंग एंड मूविंग अ सिस्टम। ये बताता है कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और मूव कर सकें। एग्जाम्पल इंक्लूड रेल्स, मोटर्स एंड गियर्स। ये हमारा जो रेल सिस्टम है, मोटर्स हैं, गियर हैं, इन सब इसी बेसिस पे काम करते हैं, सेंसर एक्चुएटर के बेसिस पे। एंड थर्ड वन इज इफेक्टर। इफेक्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन हाउ एन AI सिस्टम इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। और आपका AI सिस्टम कैसे इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से, ये बताता है। इफेक्टर इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट बाय एग्जीक्यूटिंग एक्शन। इफेक्टर जो करता है वो इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट को, कैसे, एक्शंस को एग्जीक्यूट करके। एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स लाइक इंक्लूड लेग्स, फिंगर्स, व्हील, डिस्प्ले स्क्रीन, रोबोटिक्स आर्म। दीज आर द एग्जांपल्स। फंक्शन ऑफ एन AI सिस्टम इनपुट परसेप्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट आर रिसीव्ड बाय इंटेलिजेंट एजेंट थ्रू सेंसर। जो इनपुट होता है वो रिसीव किया जाता है सेंसर की हेल्प से और इंटेलिजेंट एजेंट को बता दिया जाता है। दिस एजेंट एम्प्लॉय AI टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। वो AI का यूज़ करके उसको प्रोसेस करता है इस इंफॉर्मेशन को, डिसीजन लेता है। मैंने आपको अभी रूल नंबर 1 2 में बताया था। फिर डिसीजन लेने के बाद लर्न करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उसको एक्शंस में परफॉर्म करता है। एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय एक्चुएटर एंड द एजेंट फ्यूचर डिसीजन आर इन्फ्लुएंस बाय इट्स परसेप्ट, हिस्ट्री एंड पास्ट एक्सपीरियंस। और उसका जो फ्यूचर का डिसीजन होता है उसी से इन्फ्लुएंस होता है, उस अपनी हिस्ट्री से, पास्ट एक्शन से, कि मैंने क्या लिया था, क्या आउटपुट आया था। तो ये फंक्शन होता है कि चीज़ों को ग्रैप्स करे, ग्रैप्स करने के बाद उसको एनालाइज करे, एनालाइज करने के बाद उसको एक्शंस में परफॉर्म करे, एक्शंस से परफॉर्म करने के बाद चीज़ों को सीख सके और फ्यूचर में उसको फिर से अप्लाई कर सके और इम्प्रूव कर सके। ये फैक्टर्स का फिगर है। हमारा एजेंट है, एजेंट जो इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीख रहा है, सीखने के बाद सेंसर की बेसिस पे ले रहा था, सेंसर की बेसिस पे एजेंट को बताया, एजेंट ने वो एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन के बेसिस पे इफेक्टर जो है उसको चीज़ों को स्टोर कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सर्च। इंटेलिजेंट एजेंट क्विकली रिट्रीव एंड नेविगेट वास्ट ऑनलाइन डेटा, सेविंग टाइम एफर्ट फॉर यूजर्स। अभी मैंने आपको बताया कि गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद आपको अपना जो प्रॉब्लम है उसको कई सारी वेबसाइट पे सर्च करना पड़े। अगर आप चैट जीपीटी में डालेंगे तो वो उसी के रिलेटेड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। ऑफिस ऑटोमेशन, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क इन कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट। ये चीज़ों को ऑटोमेट करता है और कॉस्ट को रिड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, सेल्स को भी बढ़ाता है और सपोर्ट भी करता है। मेडिकल डायग्नोसिस, यहाँ भी इसका एप्लीकेशन है। हेल्प इन हेल्थ केयर बाई एनालाइजिंग द पेशेंट सिम्टम्स, इनपुट एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट आउटपुट फॉर बेटर केयर। इनपुट लेता है और बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फिफ्थ वन इज वैक्यूम क्लीनिंग। रोबोटिक वैक्यूम यूजेस सेंसर एंड एक्चुएटर क्लीन रूम्स इफिशिएंट बाय डिटेक्टिंग डर्ट एंड नेविगेटिंग ऑब्स्टैकल्स। अब एक वैक्यूम क्लीनर आता है जो AI की हेल्प से चीज़ों को काम करता है, खुद ही सारा काम कर लेता है। सेंसर की बेसिस पे चीज़ों को ग्रैप्स करता है और उसकी बेसिस पे एक्शंस को परफॉर्म करता है जहाँ भी डर्ट होते हैं और मूव करता है। ऑटोनोमस ड्राइविंग। सेल्फ ड्राइविंग कार यूजेस सेंसर टू इंटरप्रेट सराउंडिंग्स एंड एक्चुएटर टू कंट्रोल द ड्राइविंग एक्शंस, इंश्योरिंग सेफ्टी। अभी मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में आपको बताया, वही है ये। यहाँ पे भी इंटेलिजेंट एजेंट का यूज़ होता है।
डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एआई तो आपने जान लिया, एआई मशीन्स को बनाने में हेल्प करता है। मशीन लर्निंग एमएल उन मशीन्स को ट्रेन करने में हेल्प करता है। डीप लर्निंग मीन्स डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं और चीज़ों को सिखा सकते हैं। एमएल के लिए डेटा चाहिए होगा, वो डेटा डीप लर्निंग के थ्रू आएगा। और एआई के लिए एमएल चाहिए होगा। मीन्स आप समझ सकते हैं एआई हमारा एक बड़ा सा गोला है, उसके अंदर हमारा एमएल है, एमएल के अंदर हमारा डीप लर्निंग है। मतलब जब डेटा एमएल को मिलता है, उस डेटा से मशीन को ट्रेन किया जाता है। डिफरेंस देखते हैं। ओरिजिन 1956 बाय जॉन मैकार्थी। यही जॉन मैकार्थी ने डेवलप किया था 1956 में। एमएल 1959 बाय आर्थर सैमुअल और डीप लर्निंग 2000 बाय इगोर इजनबर्ग। डेफिनेशन क्या है? टेक्नोलॉजी टू क्रिएट मशीन दैट मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। ऐसा मशीन बनाना जो ह्यूमन बिहेवियर रखे। दूसरा, सबसेट ऑफ एआई दैट लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा एंड एक्सपीरियंस। मैंने आपको अभी बताया कि एमएल चीज़ों को ट्रेन करने के लिए, मशीन्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ होता है और ये सबसेट है, मतलब उसके अंदर आता है। थर्ड वन इज डीप लर्निंग। इट इज़ अ सबसेट ऑफ एमएल एंड एआई इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन एंड न्यूरॉन। अभी ह्यूमन ब्रेन और न्यूरॉन से इंस्पायर्ड होता है। इसमें क्या डेटा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसकी बेसिस पे ये एनालाइज करता है, उस डेटा को कलेक्ट करता है। स्कोप क्या है? ब्रॉड फील्ड इंक्लूडिंग एमएल एंड डीएल, सबसेट ऑफ एआई, सबसेट ऑफ एमएल। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, एआई का हर जगह यूज़ है। और एमएल का यूज़ तो मेनली एआई में हो रहा है और डीप लर्निंग का एमएल में। गोल क्या है? मशीन कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इनेबल मशीन टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। एमएल जो है हेल्प करता है कि मशीन सीख सके अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। और डीप लर्निंग हेल्प करता है सॉल्व कर सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एज द ह्यूमन ब्रेन डज। और वो ऐसा डेटा बनाता है कि जैसे ह्यूमन सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को सोचकर, वैसे मशीन भी कर सके। डेटा टाइप्स स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आर रिक्वायर्ड। एआई में दोनों तरीके के डेटा अवेलेबल होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। एमएल में भी सेम ही है, बट डीप लर्निंग में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दो तरीके के डेटा होते हैं। या तो सही होंगे या तो अनस्ट्रक्चर्ड ही होंगे रैंडमली। डेटा की रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायर्स एआई में बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं होती। रिक्वायर अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ डेटा किसी भी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब एमएल में तो डेटा रिक्वायर होता है जो कि डीप लर्निंग में रिक्वायर होता है बहुत ज़्यादा, उससे थोड़ा कम ही रिक्वायर होता है एमएल में। और डीप लर्निंग में मैंने बताया ही बहुत अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड रीजनिंग। आपको एआई की हेल्प में बहुत ज़्यादा ही डिसीजन, हाई लेवल डिसीजन लेना होता है, अपनी थिंकिंग पावर लगानी होती है। एमएल में यूजेस एल्गोरिदम टू फाइंड द पैटर्न इन डेटा। एमएल जो है एल्गोरिदम्स का यूज़ करता है डेटा में कोई पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए। और डीप लर्निंग इंटीमेट्स ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये अपने ह्यूमन ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर को यूज़ करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई इसमें हेल्प करता है। फोकस ऑन लर्निंग एंड अडॉप्टिंग, चीज़ों को सीखने में और अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। एक्सेल इन प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स टास्क। और डीप लर्निंग जो होता है लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए और कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग। ये एक डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। मे बी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट, I will help you on that. I hope this is clear to all. Please share with your friends and schoolmates. Thank you.